नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विक्रम। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत है। यहाँ आप डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज़ेज़, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस यदि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्राप्त करते हैं। मैं यूपीएससी सीएससी के लिए पिछले 4-5 वर्षों से अध्यापन कर रहा हूँ। साथ ही में ज्योग्राफी से जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर हूँ। 2 बार यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है। थोड़ा सा साहित्यिक अभिरुचि रखता हूँ, खास करके पोयम और सटायर राइटिंग। और आपको अनअकैडमी पर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स इनमें मदद कर रहा होऊंगा यूपीएससी सीएससी को साधने के संदर्भ में। आप मुझे टेलीग्राम पे यूपीएससी विद अजय विक्रम के नाम से भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक है @unacademy_अजय विक्रम, और अनअकैडमी के प्रोफाइल पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे जुड़ने के लिए अनअकैडमी पर आप देश के 100 सबसे दक्ष एजुकेटर्स, या कह सकते हैं कि मेंटोर्स से पढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस पैकेज लेकर के आता है अनअकैडमी। जहाँ तक कोर्सेज की बात है, लगभग 15,000 या उससे भी अधिक कोर्सेज रन कर रहे हैं अनअकैडमी पर। दो तरह के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, पहला प्लस, दूसरा आइकनिक। प्लस के लिए 1 मंथ की फीस 9,000 रुपीज़ है, जबकि 12 मंथ की फीस यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए 49,000 रुपीज़ 500 है। यदि आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं आइकनिक आइकनिक के लिए 12 मंथ की फीस, आइकनिक यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए 10 मंथ की फीस, 12 मंथ की फीस 69500 है, यानी कि 69,500 रुपये है। यदि यहाँ भी आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर यूपीएससी सीएससी के लिए आप सीरियस कंपटीटर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 12 महीने के लिए कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें, अन्यथा उससे अधिक भी ले सकते हैं यदि आप बिगिनर हैं। साथ ही में यूपीएससी सीएससी जीएस की तरह यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। 1 मंथ की फीस 5,000 रुपीज़, जबकि 12 मंथ की फीस 27 and 500 रुपीज़। यहाँ भी यदि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं ए विक्रम 10 या ए विक्रम, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी यूजुअली कम्बैट प्रोग्राम्स कराता रहा है। अगला कम्बैट प्रोग्राम 7 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे होगा। अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, इनरोल करते हैं और 60 मिनट्स के अंदर 60 क्वेश्चंस के टास्क से जूझ करके अपने लिए पहली से तीसरी रैंक के बीच में कोई रैंक हासिल करते हैं तो आपको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और साथ ही में यदि वहाँ चुक जाते हैं तो एक 4 से 150, यानी कि चौथी से फोर्थ से 150th रैंक के बीच में कोई रैंक लाते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर फ्री मिलता है। आइकनिक अनअकैडमी की एक विशेष पहल है, कह सकते हैं, या एक विशेष कोर्स है, विशेष प्लान है, कोर्स प्लान है, जिसमें यदि आप एडमिशन लेते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको, यानी कि प्रत्येक लर्नर को एक इंडिविजुअल कोच मिलता है या मेंटोर मिलता है, जो खास करके पर्सनल कोच की भूमिका निभाता है। आपके स्ट्रेटेजी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे या पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मदद करता है। जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, वहाँ आपकी मदद करता है। और साथ ही में मेंस के टेस्ट सीरीज या मेंस टेस्ट इवैल्यूएशन में आपकी मदद करता है। वहाँ पे आपको इवैल्यूएट करता है। अन्य तरह की व्यक्तिगत परामर्श भी देता है, खास करके एग्जाम के स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस यूपीएससी सीएससी जीएस आइकनिक, दो तरह के कॉम्बो जो है सब्सक्रिप्शन अवेलेबल कराता है। दोनों का संयुक्त फीस जो है प्लस और आइकनिक का, वो 88,705 रुपीज़ है। यदि आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आज हम लोग, देखिए, ये तो ही हमारी ड्यूटीज़ की बात। अब हम बात करेंगे कि हम आज इस छोटे से सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सेशन होगा
एक सीरीज होगी एक तरह की, और इस सीरीज में हम क्लाइमेटिक रीजन, विश्व के क्लाइमेटिक रीजन्स या विश्व के जलवायु प्रदेश एवं वानस्पतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे होंगे। वानस्पतिक प्रदेश इसलिए साथ में कर रहे होंगे या वेजिटेशन रीजन, क्योंकि वनस्पति रीजन जो होते हैं या वनस्पतियां जो होती हैं वो किसी जलवायु, किसी क्षेत्र की जलवायु और मृदा, इन दोनों के प्रतिनिधित्व के रूप में होती हैं या प्रतिनिधित्व करती हैं इनका। इसलिए समान तरह के या एक विशेष प्रकार के जलवायु प्रदेश में एक विशेष प्रकार की वनस्पति का विकास होता है या बायोम का विकास होता है। इसलिए इन्हें साथ में पढ़ना ही सबसे अधिक उचित होगा। तो सबसे पहले हम जलवायु या विश्व के जलवायु प्रदेश को जानने से पहले जलवायु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जलवायु होती क्या है। जलवायु या क्लाइमेट जिसे कहते हैं आप, जलवायु जलवायु होती क्या है? जलवायु दरअसल होती क्या है? तो जलवायु किसी क्षेत्र पर, किसी भौगोलिक किसी भौगोलिक क्षेत्र पर क्षेत्र पर क्षेत्र पर एक निश्चित एक निश्चित समय अवधि समयावधि समयावधि के अंतर्गत अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत वहाँ के वहाँ के वातावरणीय या वातावरणीय वातावरणीय दशाओं से संबंधित होती है। दशाओं से संबंधित होती है संबंधित होती है होती है इन वातावरणीय दशाओं में लगभग 5 तत्व आते हैं। यानी कि इन वातावरणीय दशाओं को नियंत्रित करने वाले या निर्धारित करने वाले तत्वों की बात करें तो 5 तत्व आते हैं। पहला तापमान तापमान दूसरा वर्षा वर्षा तीसरा, इससे पहले ही लिख सकते थे, आर्द्रता। चौथा बादल बादल एवं पवनें या वायु प्रेशर, पवनें। ये 5 तत्व होते हैं, जो 5 तत्व जलवायु जलवायु के जलवायु के नियंत्रक तत्व के निर्धारक निर्धारक तत्व कह सकते हैं। जब इन्हीं पांच तत्वों का किसी किसी भौगोलिक क्षेत्र पर 35 वर्षों, कम से कम 35 वर्ष या 35 वर्ष या उससे अधिक 35 वर्ष या उससे अधिक 35 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के औसत वर्षों के औसत या इन तत्वों के औसत की बात करते हैं, औसत का अध्ययन करते हैं औसत का अध्ययन करते हैं तो उसे जलवायु कहते हैं। वही मौसम जो होता है, मौसम वो केवल 24 घंटे के अंदर इन्हीं तत्वों के अध्ययन से संबंधित होता है। यदि हम नजर डालें ग्लोब पर यदि हम नजर डालें तो विषुवत रेखा के आसपास विषुवत रेखीय क्षेत्र पर या विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, और दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा के दोनों तरफ
विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांशों तक, 10 डिग्री नॉर्दर्न और 10 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड तक, 10 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड तक लगभग लगभग तापमान इस रीजन में, इस पूरे बेल्ट में तापमान, जिस एक एलिमेंट की हम लोगों ने बात की थी, तापमान, तापमान अधिक रहता है, अधिक रहता है, या औसत से अधिक रहता है, या ये कह सकते हैं तापमान अधिक, यानी कि 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। क्योंकि तापमान जैसा जो कारक होता है वो बाकी के तत्वों का निर्धारक कारक होता है, ये नियंत्रक कारक होता है, नियंत्रक कारक होता है, क्योंकि किसी क्षेत्र में आर्द्रता को निर्धारित करने वाला, यानी कि टेम्परेचर यदि अधिक होगा, टेम्परेचर के अधिक होने पर, यानी कि तापमान के अधिक होने पर इवेपोरेशन अधिक होगा, और इवेपोरेशन अधिक होने पर आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, और आर्द्रता वायु में आर्द्रता की, यानी कि जलवाष्प की उपलब्धता या उपस्थिति वहां के या उस क्षेत्र के वर्षा को नियंत्रित करती है या बादलों के निर्माण को नियंत्रित करती है। और साथ ही में तापमान ही वो कारक है जो किसी क्षेत्र पर प्रेशर को, वायु प्रेशर या वायु दाब को निर्धारित करता है, जिसके कारण तापमान बहुत अधिक होने पर प्रेशर लो होगा और उस लो क्षेत्र की ओर हाई एयर प्रेशर के क्षेत्र से हवाएं अभिसरित होने लगेंगी। तो देखेंगे कि तापमान क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो बाकी के सभी घटकों या एलिमेंट्स को या तत्वों को निर्धारित करने वाला, यानी कि यह एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, जबकि बाकी सब इसके ऊपर डिपेंडेंट एलिमेंट हैं, निर्धारित करने वाले कारक हैं। तो तापमान विषुवत रेखा में हम सब जानते हैं कि सर्वाधिक होता है, और तापमान सर्वाधिक होने के कारण इस रीजन में तापमान सर्वाधिक होने के कारण आर्द्रता अधिक होती है, आर्द्रता भी अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, और आर्द्रता अधिक होने के कारण के उपरांत वर्षा, वर्षा की प्राप्ति भी, वर्षा या वर्षण भी अधिक होगा, जो कि लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर, 250 से 300 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 300 सेंटीमीटर के आसपास होती है। देख लेंगे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों तरफ 5 डिग्री या 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य सामान्य रूप से पाया जाता है। कभी कभी इसका विस्तार 5 डिग्री अक्षांशों तक, 25 तो नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 15 डिग्री अक्षांशों तक ही पाया जाता है। लेकिन विषुवत रेखीय क्लाइमेट या जलवायु जो है वो एक्सटेंड कर सकती है इन केस यदि सन का नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड शिफ्टिंग होता है। उस दशा में तापीय विषुवत रेखा के नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड शिफ्ट कर जाने के बाद विषुवत रेखीय जलवायु, यानी कि छद्म स्यूडो विषुवत रेखीय या स्यूडो विषुवतीय, यानी कि छद्म विषुवतीय जलवायु उन क्षेत्रों पर, उन अक्षांशों पर भी विस्थापित हो सकती है जहां पर विषुवत रेखा का विस्थापन या तापीय विषुवत रेखा का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसके क्षेत्र विस्तार की बात करें तो मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी बेसिन रीजन, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन देख लेंगे मैप के थ्रू, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन, अमेजन बेसिन, अफ्रीका में कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा, सुमात्रा इत्यादि में इसका सर्वाधिक विकास हुआ होगा। अफ्रीका के देखिए, अफ्रीका के कांगो बेसिन में क्षेत्र पपुआ न्यू गिनी, गिनी और इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा में इसका ज्यादा विकास होगा। और इसके अलावा
भारत में इस तरह की जलवायु जो है आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक इस तरह की जलवायु का विकास अंडमान निकोबार अंडमान अंडमान निकोबार निकोबार के क्षेत्र में पाया जाएगा, जहां पे एक्सटेंशन उसका 6 डिग्री से कुछ डिग्री तक देखने को मिलेगा। उस रीजन में भी ये जलवायु, और पश्चिमी दक्षिणी भारत में और थोड़ा बहुत दक्षिणी भारत और श्रीलंका में भी इस तरह की जलवायु देखने को मिल सकती है, हालांकि वो मुख्यतः मानसूनी जलवायु में आएगी। यदि हम क्षेत्र विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार मुख्यतः विषुवत रेखा और उसके दोनों तरफ मुख्य रूप से सामान्य रूप से 5 से 10 डिग्री अक्षांशों तक, कहीं कहीं 5 डिग्री अक्षांश और कहीं कहीं 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाएगा। इसका विस्तार एक्सटेंशन अपवाद के स्वरूप अपवाद की स्थिति में 15 डिग्री अक्षांशों तक भी हो सकता है, सन के नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड शिफ्ट करने की दशा में। मुख्य विस्तार दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड या कंट्रीज में इसका पाया जाएगा। तापमान जो होगा, तापमान विषुवत रेखा के पास होने के कारण जलवायु प्रदेश में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण सूर्यातप सर्वाधिक प्राप्त होगा, और सूर्यातप के सर्वाधिक प्राप्त होने के कारण यहाँ पे तापमान वर्ष भर ऊंचा रहेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि तापमान तापमान जो होगा वो 28 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य बना रहेगा, पूरे वर्ष बना रहेगा, पूरे वर्ष यही स्थिति रहेगी इस क्षेत्र की। यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, न्यूनतम तापमान जो होगा, देखिए न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाएगा। इस जलवायु प्रदेश में दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर जो होगा वो बहुत कम होगा, हालांकि दैनिक तापांतर जो होगा वो वार्षिक तापांतर से अधिक होगा। इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश की रातों को ही इस क्षेत्र में शीत ऋतु की संज्ञा दी जाती है, यानी कि रातें थोड़ी ठंडी होंगी जबकि दिन जो होंगे वो सामान्यतः अधिक गर्म होंगे। रातें थोड़ी सी ठंडी होंगी जब सन से हीट इमिट हो जाएगा, या सन के द्वारा जो हीट को यानी कि सौरिक ऊर्जा को अवशोषित किया गया था वो जब रिलीज कर दिया जाएगा, तो उस समय सतह पर थोड़ा तापमान कम होगा, और फिर अगले दिन सूर्य की किरणों के आपतित होने के साथ ही तापमान बढ़ जाएगा। इसलिए रातें थोड़ी ठंडी होंगी और दिन सामान्यतः पूरे वर्ष अधिक बने रहेंगे। औसत वार्षिक तापांतर जो होगा वो दैनिक तापांतर का मतलब यहाँ पे तापांतर से संदर्भ, तापांतर से तात्पर्य हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर से है, यानी कि दिन का सबसे अधिक तापमान, दिन का सर्वाधिक तापमान, दिन का सर्वाधिक सर्वाधिक तापमान जो कि 2 से 3 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के आसपास 3 PM के मध्य में मेजर किया जाएगा। और वहीं रात के दिन के सबसे कम तापमान यानी कि 2 से 3 AM के मध्य के तापमान के अंतर को ही दैनिक तापांतर कहेंगे, क्योंकि दैनिक तापांतर क्या होगा, यहाँ सबसे अधिक होगा, और वार्षिक तापांतर यानी कि औसत तापमान की जब बात करेंगे पूरे वर्ष के तो वो सबसे कम होगा। यहाँ पर वायु दाब पवनें जो होंगी, वायु दाब और पवनें तापमान का तापमान का तापमान का तापमान का वायु दाब से चूंकि व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होने के कारण, संबंध होने की स्थिति में
होने के कारण क्योंकि यहाँ पर तापमान तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, अधिक रहता है, तो इस दशा में वायु दाब वायु दाब वर्ष भर वर्ष भर या वर्ष भर कम रहेगा, कम रहेगा, वर्ष भर कम रहेगा। ठीक बात। विषुवत रेखीय जलवायु में उच्च वायु दाब उच्च उच्च ताप का पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायु दाब की पेटी का विकास हुआ होगा। लेकिन तापमान की अधिकता के कारण वायु दाब प्रवणता कम होती है, जिससे पवनों का प्रवाह धीमी गति से होता है। यानी कि तापमान अधिक होने के कारण जो प्रेशर होता है, दो प्रेशर क्षेत्र होते हैं, उनमें अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण ग्रेडियंट फोर्स या त्वरण बल जो होगा वो कम होगा, जिसके कारण पवनों का प्रवाह जो होगा वो धीमी गति से होगा। इसलिए यहाँ पर सतत शांत पेटी या डोल ड्रम का विकास हुआ होगा। देख लेंगे। ये रीजन होगा विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास का रीजन विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र होगा ये, विषुवतीय क्षेत्र, जहां पर व्यापारिक पौने हैं। उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वा व्यापारिक पौने, उत्तरी पूर्वा व्यापारिक व्यापारिक पौने, और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वा व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने, साउथ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दक्षिण पूर्वा साउथ ईस्ट, तो सही कर लेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के अभिसरण का क्षेत्र होगा। यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, इन दोनों पवनों का कन्वर्जेंस होगा, अभिसरण होगा। ये दोनों पवनों के अभिसरण का क्षेत्र होगा, अभिसरण का क्षेत्र होगा, दोनों पवनों के अभिसरण का क्षेत्र होगा। इसीलिए इसे ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की संज्ञा भी दी जाती है। अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की संज्ञा भी दी जाती है, जहां पर दो तरफ से हवाएं आकर के अभिसरित होती हैं, और इसी अभिसरण के क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण, तापमान बहुत अधिक होने के कारण लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर यानी कि पवनें गर्म होंगी, गर्म पवनें संवहनी तरंग के रूप में, संवहनीय संवहनीय तरंग के रूप में, तरंग के रूप में ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं, उठेंगी, ऊपर उठेंगी, और सैचुरेट होकर के संतृप्त होकर सैचुरेट होकर के जब कोई पवन ऊपर उठेगी, पहले तो टेम्परेचर बहुत अधिक होगा इस रीजन में, टेम्परेचर बहुत अधिक होने पर, इस रीजन में तापमान के बहुत अधिक होने पर, तापमान अधिक होने पर हवाएं हवाएं तापमान बहुत अधिक होगा, 0 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास, 0 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, तापमान तापमान बहुत अधिक होगा। तापमान के बहुत अधिक होने पर हवाएं कन्वेंशनल करंट के रूप में गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और गर्म होकर के ऊपर उठ करके क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जब ये ऊपर उठ रही होंगी पवनें, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनकी बढ़ जाएगी, और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, जब जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होने लगे, उसी को संघनन कहते हैं। संघनन क्या होता है?
संघनन, संघनन, संघनन की प्रक्रिया का संबंध, प्रक्रिया का संबंध, संबंध जलवाष्प का, जलवाष्प का जल की बूंद में, जल की बूंद में परिवर्तन से है, परिवर्तन से है, परिवर्तन से है। यानी कि जब हवाएं ऊपर उठेंगी, डेली ऐसा होगा 2 से 3 के बाद, डेली ऐसा होगा कि टेम्परेचर बहुत अधिक होगा और हवाएं ऊपर उठेंगी, गर्म होकर के सैचुरेट होंगी, सैचुरेट होने के बाद, संतृप्त होने के बाद, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होने के बाद संघनन की प्रक्रिया होगी और प्रत्येक दिन संवहनीय वर्षा होगी। प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन संवहनीय वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा होगी। लाइटनिंग और थंडरिंग के साथ होगी, यानी कि तड़ित झंझायुक्त, तड़ित झंझा युक्त लाइटनिंग और थंडरिंग के साथ होगी, लाइटनिंग और थंडरिंग के साथ होगी। प्रत्येक दिन होगी, शाम के 2 से 4 के मध्य होगी, 2 से 4 पीएम के मध्य होगी, 2 से 4 पीएम के मध्य होगी, प्रत्येक दिन वर्षा होगी। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक दिन की वर्षा यहाँ पर, यानी कि इस क्षेत्र में, यहाँ पर एक दिन की वर्षा, एक दिन की वर्षा जो होती है, एक दिन की वर्षा, एक दिन की वर्षा मरुस्थलीय क्षेत्रों के, मरुस्थलीय क्षेत्रों के, क्षेत्रों के वार्षिक औसत से, वार्षिक औसत से भी अधिक होती है, भी अधिक होती है, होती है। एक दिन की औसत वार्षिक, एक दिन की वर्षा, यहाँ पे विषुवत-रेखीय क्षेत्र की एक दिन की वर्षा समस्त जो रेगिस्तानी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनके औसत वार्षिक वर्षा से भी कहीं अधिक होती है। हम लोग बात कर रहे थे पवनों की, पवने कहाँ, पवने धीमी गति से चलेंगी, डोल ड्रम का क्षेत्र होगा। इस डोल ड्रम के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवती पछुआ पवन प्रवाहित होती है। यहाँ पर तापमान की अधिकता के कारण पवनों का ऊर्ध्वाधर संवहनीय प्रभाव होता है, जैसे कि हमने देखा पवनें गर्म होंगी और ऊपर की उठेंगी कन्वेंशनल करंट के रूप में, कन्वेंशनल करंट के रूप में, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट के रूप में, करंट के रूप में अपवाहित होंगी, करंट के रूप में अपवाहित होंगी। तापमान हम लोगों ने देखा था विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण तापमान नहीं होगा बल्कि वर्षा होगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कर लीजिएगा, प्रेसिपिटेशन या आर्द्रता, आर्द्रता टाइपिंग एरर है, टाइपिस्ट से मिस्टेक हुआ है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान के अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होगा, इवेपोरेशन अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, जलवाष्प बन करके ज्यादा उड़ेगा, इसलिए आर्द्रता क्या होगी, अधिक रहेगी इस क्षेत्र में। साथ ही वायु के संवहनीय प्रभाव से वर्ष भर बादलों का विकास होगा। यहाँ पर प्रायः कपासी बादल की उपस्थिति रहती है, हालांकि प्रातः काल एवं रात्रि के समय आसमान साफ रहेगा, अर्थात बादलों से रहित होता है, जबकि दोपहर के बाद बादल छा जाते हैं और प्रायः प्रतिदिन दोपहर से 3 से 4 के बीच में या 2 से 4 के बीच में, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 से 4 बजे के बीच में वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा के रूप में वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा का संवहन धाराओं के द्वारा होने के कारण ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा की संज्ञा दी जाती है, कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है इसे। क्योंकि जो हवा बारिश होती है वो टेम्परेचर के अधिक होने के कारण वायु के या हवा के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मूवमेंट से हवा 3 तरीके से मूव करती है। वायु जो है,
वो 3 तरीके से मूव कर सकती है, या 2 तरीके से मूव करेगी। वर्टिकल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल 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 मूवमेंट को पवन कहते हैं या विंड कहते हैं। जबकि वर्टिकल मूवमेंट को जब हवा ऊपर की ओर मूव कर रही होती है या ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, उठ रही होती है, तो इसे करंट की संज्ञा या तरंग की संज्ञा दी जाती है। तरंग या करंट की संज्ञा दी जाती है। करंट या तरंग की संज्ञा दी जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो हवाएं होती हैं वो गर्म होने के कारण, तापमान अधिक होने की दशा में गर्म होने के कारण हल्की होती हैं, और हल्की होकर के ऊपर की उठती हैं, संवहनीय तरंग के रूप में उठती हैं। और इनके द्वारा होने वाली जो वर्षा होती है, सैचुरेट होकर के जो वर्षा होती है, इसलिए चूंकि वो संवहनीय तरंगों के रूप में होती है, के कारण होती है, इसलिए इसे कन्वेंशनल कन्वेंशनल रेनफॉल या रेनफॉल या संवहनी वर्षा की संज्ञा दी जाती है। ठीक बात है। इस प्रदेश में वर्षा सामान्यतः 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस वर्षा के वितरण में विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है, जैसे कैमरून के पर्वतीय क्षेत्र पर, जो कि कैमरून यहाँ मिलेगा आपको। कैमरून का पर्वतीय क्षेत्र, कैमरून। अफ्रीका के गिनी तट पर कैमरून मिलेगा। कैमरून एक कैमरून कैमरून क्षेत्र कैमरून एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैमरून एक ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व अफ्रीका महाद्वीप का ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत होगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 1000 औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 1000 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यानी कि ये भारत के मासिन राम के बाद सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल प्राप्त करने वाला रीजन भी होगा एक तरह से, औसत वार्षिक वर्षा की यदि बात करें तो। यहाँ पे यदि वनस्पतियों और जीव जंतुओं की बात करें तो वर्ष भर उच्च वर्षा होने के कारण, जैसे हम लोगों ने, अगर हम भारत की बात करें, हम भारतीय लोग लगभग ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट के क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर केवल ग्रीष्म ऋतु के समय में वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु के समय जब वर्षा होती है तो उस समय कह सकते हैं कि ग्रीनरी आ जाती है। ग्रीनरी का मतलब जो वनस्पतियां होती हैं वो हरी भरी हो जाती हैं, कुछ घास उग आते हैं, ऐसी स्थिति होती है। और यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिन वर्षा होती है। वर्षा उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा प्रत्येक होने के कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घने सदाबहार बन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्ष भर वर्षा होने के कारण वर्ष भर ये हरे भरे रहेंगे। पत्तियां इनकी चौड़ी होती हैं। इन वृक्षों की लंबाई भी अधिक होगी। इन वृक्षों में महोगनी महोगनी है, सहोगनी नहीं, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, रबड़ का पेड़ आदि पाए जाएंगे। इनके तने या पत्तियां सॉरी इनके पत्तियां जो हैं चौड़ी होंगी। इस जलवायु प्रदेश में परजीवी वनस्पतियां की भी अधिकता, यानी कि लताएं वगैरह भी यहाँ पे पाई जाएंगी। इस तरह के वनों का सबसे अधिक विकास कहाँ होगा? अमेजन में, जहाँ पे इन्हें सिल्वास कहते हैं। सिल्वास के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इन्हें सिल्वास कहते हैं। इतूरी रेन फॉरेस्ट ये होगा आपका कांगो रीजन में, कांगो क्षेत्र, कांगो रीजन। हरप्पन रेन फॉरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में इनका सर्वाधिक विकास पाया जाएगा। कुछ हद तक ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर और साथ ही में मेडागास्कर के क्षेत्र में भी पाए जाएंगे। यहाँ पर जलवायु प्रदेश, चूंकि वनस्पतियों की सघनता अधिक होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक होगी। वनस्पतियों की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ऐसे उत्पादक, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे उत्पादक जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से और भू जैव रसायन से, पृथ्वी के सतह से जैव रासायनिक
तत्वों की प्राप्ति करके भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। इस क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो जितना अधिक प्राथमिक उत्पादकता होगी, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं को या प्राथमिक उपभोक्ताओं या द्वितीयक उपभोक्ताओं को उतना अधिक भोज्य पदार्थों की उपलब्धि होगी, और जितना अधिक प्राथमिक उत्पादन होगा उतना अधिक द्वितीयक और तृतीयक उत्पादक, या ये कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ताओं का आश्रय बढ़ेगा और डाइवर्सिटी उतनी अधिक बढ़ेगी। इस क्षेत्र में चूंकि वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर हरे वनस्पतियां हरे भरे रहते हैं, और ऐसी दशा में यहाँ पे डाइवर्सिटी जो होगी वो सबसे अधिक होगी, यानी कि ये विश्व के हॉट स्पॉट होंगे, हॉट स्पॉट रीजन होंगे, हॉट स्पॉट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, रीजन ऑफ वर्ल्ड होंगे, ये वर्ल्ड होंगे। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों एवं आवास भोजन की उपलब्धता की प्रचुरता के कारण प्रजातियों का विकास हुआ होगा। उदाहरण के लिए कैनाल जोन में कीटों की संख्या 2000 से भी अधिक पाई जाती है, 16 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है ये। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे इसके अलावा जो इस क्षेत्र में जो जीव जंतु होंगे, ये तो पादपों की बात रही कि पादप, इनके पादप बहुत अधिक लंबे होंगे, लंबाई जो होगी पादपों की लंबाई जो होगी, इनके प्लांट्स की लंबाई जो होगी, प्लांट्स की लंबाई कुछ 20 मीटर से 60 मीटर तक, 20 मीटर से 60 मीटर तक होगी, 20 मीटर से 60 मीटर तक प्लांट्स की लंबाई। लेकिन जो फाउना होंगे यानी कि जीव होंगे, एनिमल्स होंगे, वो छोटे छोटे जीव पाए जाएंगे, छोटे छोटे। आर्थिक रूप से पारगम्यता, ट्रांसपेरेंसी या पारगम्यता कम होने के कारण, कम होने के कारण आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां गतिविधियां कम होंगी, कम होंगी, और आर्थिक गतिविधियों के कम होने के कारण आर्थिक विकास नहीं हुआ होगा, आर्थिक विकास नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है इस क्षेत्र का, नहीं हुआ होगा इस क्षेत्र का। यहाँ पे इसी क्षेत्र में, रेन फॉरेस्ट के क्षेत्र में जनजातियां पाई जाएंगी, प्रिमिटिव स्टेज में जनजातियां पाई जाती होंगी, जैसे कांगो के रीजन में पिग्मी पाए जाएंगे, छोटे कद के होंगे। केवल मनुष्य ही यहाँ पे रेड इंडियन पाए जाएंगे, रेड इंडियन, रेड इंडियन पाए जाएंगे। यहाँ भी ये भी जनजातियों का क्षेत्र होगा। केवल प्रिमिटिव स्टेज में लोग होंगे, आर्थिक गतिविधियां कम होंगी साउथ ईस्ट एशिया में, हालांकि फिर भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के प्रभाव से आर्थिक गतिविधियों का, खास करके कृषि का विकास हुआ है। लेकिन यहाँ इन दोनों क्षेत्रों में वनों की सघनता के कारण कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि की अनुपलब्धता होगी, जिसके कारण आर्थिक विकास नहीं हुआ होगा। जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो छोटे जीव जंतु भी होंगे, जो जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, छोटे जीव जंतु होंगे। सबसे बड़ा जो जीव होगा वो होगा जंगली गधा, जंगली गधा, गधा जो होगा वह सबसे बड़ा जीव होगा इस क्षेत्र का। तो हम लोगों ने देखा कि एक विशेष प्रकार का क्या होगा, विषुवत रेखा के आसपास के रीजन में जहां पर तापमान सर्वाधिक होगा, तापमान बाकी के कारकों को नियंत्रित करेगा या निर्धारित करेगा, जिसके कारण एक विशेष प्रकार के इस बेल्ट में जलवायु प्रदेश का विकास होगा, जहां पे वनस्पतियों में समरूपता देखने को मिलेगी, रेनफॉल समान होगी, ह्यूमिडिटी लगभग बराबर होगी, और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या बाकी जैसे फैक्टर्स के कारण वहां के फ्लोरा और फाउना भी उसी के द्वारा नियंत्रित होंगे। ये क्लाइमेटिक सेशन का जो है हमारे जलवायु प्रदेश का केवल एक सेशन था। इसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।